तो फिजिक्स के ब्रांचेस के एतबार से हम बात कर रहे थे, सही है। अब फिजिक्स के ब्रांचेस हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली ब्रांच फिजिक्स की मैकेनिक्स है। क्या है पहली ब्रांच हमारे पास? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, मोशन फोर्स एनर्जी। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर जिसमें हम मोशन फोर्स और एनर्जी से रिलेटेड चीजों की स्टडी करते हैं, उसको मैकेनिक्स फिजिक्स कहा जाता है। मोशन कैसे हरकत होती है, किस वजह से हरकत होती है, हरकत की क्या किस्में हैं, फोर्स कितने एतबार से होते हैं, एनर्जी कितने किस्मों की है, सारी हम मैकेनिक्स में उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे कि पंखे का एक मिसाल, आपको जनरल मिसाल देता हूं, पंखे का चलना, गाड़ी का मूव करना, सही है, दुनिया का रोटेट होना, चांद का जमीन के गिर्द रोटेट करना, गाड़ी के टायर का रोटेट होना, झूले के अंदर झूलना, ये सारी की सारी मैकेनिक फोर्स में, किसी चीज को कुवत लगा देना, कुवत यानी फोर्स लगा देना, सही है। तो ये सारी की सारी हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, यानी गाड़ियों के चलने के एतबार से हम पढ़ेंगे, कोई जिस्म राउंड हरकत करता है उसके एतबार से हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और टेम्परेचर के एतबार से पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि एनर्जी की बहुत सारी किस्में, तो एनर्जी की एक किस्म हीट भी है। हीट यानी कि हरारत, जिसको आम लफ्जों में गर्माइश भी कहते हैं, जो हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाता है उसको हीट कहते हैं। तो हीट के बारे में पढ़ना, हीट के लॉस पढ़ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, टेम्परेचर कितने किस्म के होते हैं, इनके कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, और टेम्परेचर हमारे पास जो टेम्परेचर की सिंपल डेफिनेशन अभी ऐसी मैं वर्बली आपको बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स है वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स हीट जो है, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि हीट से जनरेटर को चलाना। आप लोगों ने बड़े बड़े बॉयलर देखे होंगे, उसके अंदर स्टीम होती है, स्टीम से हीट प्रोड्यूस होती है, वो बड़े जनरेटर के डायनामो को घुमाते हैं, चलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मुराद बिजली है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में अपनी इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है? एक चार्ज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने चार्ज का लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। तो बेटा ये चार्ज क्या चीज है? देखिए बेटा, अगर आप कोई भी एक एटम लेते हैं और एटम के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियस है, सही है, और ये एटम का ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट है, सही है। अब आपके पास ऑर्बिट में एक चार्ज है, सही है, और उसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये जो ऑर्बिट में होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसी ऑर्बिट के अंदर होती है, सही है। फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर भी निकल सकता है और एटम के अंदर इन भी हो सकता है, सही है। तो इसका मतलब है ये वाला जो चार्ज है, जिसको हम चार्ज का नाम दे रहे हैं, ये मूव भी करता है और रेस्ट पोजीशन में भी रहता है, यानी कि हरकत भी कर सकता है, सुकून भी कर सकता है। तो हमने इस चार्ज की यही प्रॉपर्टीज के बारे में इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मकनातीस। मकनातीस का क्या काम होता है? जो दूसरे लोहे या दूसरी चीजों को या दूसरे मकनातीस को अपनी तरफ खींचता है। जैसे सबसे बड़ी मकनातीस जमीन है, सही है। तो इसी तरीके से जो मैग्नेटिक के रिलेटिव कि मकनातीस जब एक जगह पे पड़ा हो तो अपने इर्द गिर्द कैसे मैदान बना लेता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट में हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। समझ में आ गई? तो इसी तरह मैग्नेटिक में क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल होगा। यानी एन से मुराद क्या होगा आपके पास? नॉर्थ, और एस से क्या मुराद होगा? साउथ, सही। तो एक आपके पास नॉर्थ पोल होगा और एक आपके पास साउथ पोल होगा। तो जैसे ये मैग्नेट रखते हैं तो ये मैग्नेट अपने इर्द गिर्द इस तरह, हम आप प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे, इस तरह का एक बड़ा सा मैदान बनाते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इसके अंदर ये मकनातीस दूसरे मकनातीस को अपनी तरफ खींचते हैं। वरना आप तजुर्बा भी कर सकते हैं, आप एक छोटा सा मैग्नेट लें, उसके करीब लोहा रखें, रखते जाएं, दूर करते जाएं, जैसी ही
लोहे पे लगने वाली कशिश की कुव्वत कम हो जाती है, फिर कम होती है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि खत्म हो जाती है। जहां खत्म होता है वहां निशान लगा ले, और इससे पहले वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों तरफ, यानी 360 डिग्री के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई। अगली हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। क्या है हमारे पास? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है? ये एटम के बारे में होता है, इस एटम के बारे में। जैसे अभी हमने एटम बनाया, मैं दोबारा बनाता हूं। जैसे अभी हम एटम बना रहे हैं, सही है बेटा? एटॉमिक फिजिक्स में ये हमारे पास एक एटम है, सही है? ये इसका क्या बना? न्यूक्लियस। और ये इसका क्या बना? ऑर्बिट। अच्छा, एटम छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। एटम के अंदर एक ऑर्बिट भी हो सकता है, एक से ज्यादा तादाद में भी ऑर्बिट हो सकते हैं, सही? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या इसके मरकजे में कितने प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 जर्रे होते हैं, जिसे हमको एक को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो मरकजे में होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। यहां तक बात समझ में आ गई बात? तो इस एटम की क्या प्रॉपर्टीज है, ये दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इसके क्या लॉज हैं, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। जैसे हम बहुत सारे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एटम दूसरे एटम से मिलकर रिएक्शन करता है, तो वो तमाम प्रॉपर्टीज और प्लस इस एटम की कंपोजिशन, इसकी बनावट कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर ये नजर कैसे आता है, और इसकी वो प्रॉपर्टीज जो दूसरों एटमों के साथ मिलकर क्या करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं, कैसे टूटते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स देखो, साइंस की बहुत सारी शाखें हैं, सही है? जैसे आपके पास है फिजिक्स है, इसी तरह केमिस्ट्री है, इसी तरह बायोलॉजी है, सही है? इसी तरह आपके पास जियोलॉजी है, सही है? तो इन सारे ब्रांचेस में एक ब्रांच बायो है। बायो का मतलब BIO। बायो अगर आप लिखते हैं, बायोफिजिक्स, आपके पास अगर आ जाता है बायो, बायो का मतलब होता है जानदार, यानी लिविंग थिंग। समझ में आ गया? जिसके अंदर जान हो। जैसे हमारे अंदर जान है, हम सांस ले सकते हैं, हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो हमारे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर टेलीस्कोप यूज करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर मैदे के लिए इंडोस्कोपी करते हैं, सही? ऑपरेशन के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है। तो बायो के अंदर जो फिजिक्स के इस्तेमालात है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसको हम बायोफिजिक्स कहेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेटा सिर्फ लाइट के एतबार से है। लाइट कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर हमारी आंख लाइट में कैसे काम करती है, कैमरा लाइट में कैसे काम करता है, लेंस, लेंस कितने किस्म के होते हैं? एक नजर वाले लेंस होते हैं, सही? एक कलर वाले लेंस होते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ना ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के ब्रांच में आता है। जैसे हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं छोटी चीजों को देखने के लिए, दूर की चीजों को करीब लाने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम चांद रात को, चांद को देखने के लिए हुर्रत हिलाल कमेटी बड़े बड़े से टेलीस्कोप, बड़े बड़े से दूरबीन लगाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास चांद नजर आएगा नहीं है। तो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। साउंड फिजिक्स। साउंड फिजिक्स क्या होती है? आवाज। जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, मेरी आवाज कैसे बन रही है, या कोई भी आवाज कैसे बनती है, कैसे आप तक पहुंचती है, सही है? इसके बारे में पढ़ना साउंड फिजिक्स कहलाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड एंड साउंड वेव। क्योंकि साउंड भी रोशनी की तरह वेव में हरकत करती है, सही है? यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन रोशनी की वेव अलग है, साउंड की वेव अलग है। इसको तफसील से हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, हमने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ा, एटॉमिक फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ एटम का आप बाकी ऑर्बिट मिटा दो तो आपके पास क्या बच जाता है? न्यूक्लियस बच जाता है। क्या बच जाता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, ये बिहेव कैसे करता है,
और इसका इंटरेक्शन दूसरे न्यूक्लाई के साथ यानी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ कैसा होता है, इसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। जितने एटम बॉम्ब्स है, जितने एटम बॉम्ब्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है, उनकी स्टडी में भी न्यूक्लियर फिजिक्स है। यानी वो सारी किस्म हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास मजीद और शाखें हैं, 2-3, वो भी शुरू करते हैं।